क्लास 9 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले वह बच्चा जो 8th क्लास पास किया और 9th में आएगा उसके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। क्या है, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रहा होगा, नया सब्जेक्ट है। जिस तरीके से आप लोग पहले हिस्ट्री पढ़े हो, पॉलिटिकल पढ़े हो, सिविक्स पढ़े हो। हिस्ट्री में पहले की बातें पढ़ने को मिलते थे, उसके बाद पॉलिटिकल में राजनीति की बातें पढ़ने को मिलते थे। तो एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोडक्शंस के बारे में, कंजप्शन के बारे में, खर्चा कैसे किया जाता है, कैसे डिमांड होता है, कैसे सामान को बेचा जा सकता है, ये सारा का सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़े लेवल है, बट लेकिन छोटी सी इंट्रोड्यूस करवाया गया है 9th क्लास में एक स्टोरी के जरिए। तो आपका जो 9th क्लास का चैप्टर्स है वो पहला है पालमपुर की कहानी, जो कि क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। देखो जो पालमपुर है ना, एक अमेजिंग मतलब एक सोचा हुआ प्लेस है, आपको समझाने के लिए एक सोचा हुआ प्लेस है। आप कभी ढूंढने मत लगना कि पालमपुर कहाँ है, ये एक सोचा हुआ प्लेस है। ये एक ऐसा नहीं कि ये प्लेस है ही, एक नाम दे दिया गया और सोचा हुआ प्लेस है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 9th क्लास के चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं इकोनॉमिक्स की, कुछ बेसिक चीजें उसको हम पढ़ते हैं, जो आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीज पहले हम क्लियर करते हैं। तो पहली बात हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स सुनते ही आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो उसी के लिए ये 3 वर्ड हम क्लियर करेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक मींस, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मींस स्टडी, अध्ययन बताएंगे आपको। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था का वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां का संचालन होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कहते हैं ना, हमारी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, चरमरा गया है अर्थव्यवस्था। आपको सुनने में आ रहा होगा कि फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है आपको। तो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक संरचना है। इकोनॉमिक क्या है, अर्थव्यवस्था का एक संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधि यानी लेन देन, जो भी हमारा फाइनेंशियल होता है, पैसों से होता है, जो आर्थिक गतिविधि होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। जैसे किसी प्रोडक्शन का उत्पाद करना है, प्रोडक्शन करना किसी भी चीज का, जैसे सपोज करो ये चौक है, ये मार्कर है, तो इसका कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन होगा, कहीं ना कहीं उत्पाद तो होगा। जब उत्पाद होगा तभी तो ये बिकेगा मार्केट में। जब फैक्ट्री लगेगी तभी तो ये बनेगा। जब फैक्ट्री लगेगा तो मशीन लगेगा। जब मशीन लगेगा तो उसको क्या चाहिए, जगह चाहिए। जगह चाहिए तो फिर मशीन तो बना ले, जगह पे रख देने के बाद मशीन तो बना नहीं लेगा। जैसे कि चौक और डस्टर हमारे हाथ में है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या ये बढ़ा देगा खुद? नहीं बढ़ाएगा। उसी तरीके से मशीन लगेगा, तो मशीन को लगाने के लिए जगह की जरूरत है। जगह मशीन हो गया, उसका लेबर की जरूरत है। लेबर के बाद ये इसके कुछ रॉ मटेरियल होंगे, जिससे जैसे सपोज करो आपको दिख रहा है ये गत्ता इसके ऊपर लगा रहता है मिटाने वाला, फिर ये लकड़ी का है। तो ये सारी चीजें की जरूरत होती है। तो ये सारे के सारे जितने भी गतिविधि होती है, जितने भी एक्टिविटी होता है, ये सारे के सारे एक हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। उसके बाद है हमारे पास, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पाद और उपभोग और निवेश, यानी कि निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना, उपभोग मतलब उसका उपभोग करना और उत्पाद करना, ये सारे के सारे इकोनॉमी के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी तो हो गया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था होता है। तो अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पाद वितरण के बारे में स्टडी किया जाता है, यानी कि अध्ययन करना। जैसे कि अब ये बन गया, इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये बन गया, तो बन गया तो ये भी चौक बन गया, डस्टर बन गया, कैसे बना इसके बारे में आपको पढ़ना। यानी कि आपको बताया गया कि ठीक है, यहाँ पे लैंड की जरूरत हो गई, जमीन की जरूरत हो गया, उसके बाद में लकड़ी की जरूरत हो गया, गत्ते की जरूरत हो गई, रबर की जरूरत होगा, कपड़े की जरूरत हो गया, लेबर की जरूरत हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जरूरत हो गई। ये सारे के सारे चीज क्या है, अध्ययन करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर से। तो यही
सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जिस तरह ये बना तो कैसे बना, ये सारा का सारा कुछ लेबर कितना लगा, ये सारा का कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ेंगे हम। उसी तरीके से यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु मतलब कुछ भी थिंग्स हो गया, सेवा के उत्पाद वितरण के बारे में स्टडी करना, यानी उत्पाद कैसे हुआ, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ, ये बेचा कैसे गया, ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स के अंदर आता है और इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। अब हमारे पास क्या होता है इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स तो एक छोटे लेवल की है, हमने डस्टर से एग्जांपल दे दिया तो ये भी एक इकोनॉमिक्स ही है। अगर हमने डस्टर का एग्जांपल दिया, ये भी एक इकोनॉमिक्स के एग्जांपल दिया, लेकिन बड़े लेवल के इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि इसको पढ़ने वाला होता है, यानी कि अध्ययन करता है और व्यवस्था और स्टडी करता है, यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का जो दोनों को मिलाकर एक स्टडी करने वाला होता है बड़े लेवल की, वो हमारा क्या होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पता करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ और डिटेल में जानेंगे, इसके फादर कौन से, कितने कैटेगरी में, कितने भाग में इकोनॉमिक्स को बांटा गया, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। आइए उस टॉपिक पे चलते बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ लिए थे, तो मेन जो टॉपिक पे आते हैं, तो हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था के जो पिता हैं, उनको किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को बोला जाता है, वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो पिता है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसके बाद में एडम स्मिथ कौन थे? तो उन्होंने एक, वो भी इंसानी थे, कौन थे मतलब वो भी एक इंसानी थे। उसके बाद में जो है एक पुस्तक लिखा था उन्होंने, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, जिस पुस्तक यानी जिस बुक का नाम जो था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। फिर से नेशन कैसे लिख देता हूं मैं, वेल्थ ऑफ नेशन नाम था, जो कि 1776 में यानी 1776 में उन्होंने एक बुक लिखा था। अब दिमाग में आ रहा होगा आप लोग के उस बुक में क्या लिखा था? तो उस बुक में जो था दुनिया के जितने भी, दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई थी। उस बुक के अंदर में जो बुक उन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें दुनिया के सभी संपत्ति के बारे में बात की गई थी। तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, तो थोड़ा पता करते हैं तो रहते कहाँ थे? तो भी रहते थे लैंड पे ही, लेकिन जगह की बात करें तो वो स्कॉटलैंड में रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये देखिए स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो ये तो इकोनॉमिक्स के बारे में पता कर लिया हमने। अब आता है इकोनॉमिक्स की दो भाग में बांटते हैं। इकोनॉमिक्स इतना बड़ा इकोनॉमिक्स है, तो एक छोटे लेवल पे बांटते हैं, एक बड़े लेवल पे बांटते हैं। तो दो भाग में बांटते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं बेसिक, जिसको माइक्रो बोलते हैं। दूसरा होता है समिष्ट, जिसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो और मैक्रो थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ड, यहाँ पे माइक्रो है, वहां पे मैक्रो है, डिफरेंट स्पेलिंग भी सेम है, बट यहाँ पे आई लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? पहले वाले को माइक्रो, क्या बोलेंगे? मैक्रो। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे दोनों को, कि कंपेयर करेंगे कि माइक्रो में क्या अंतर है और माइक्रो में क्या अंतर है, मैक्रो में क्या अंतर है, माइक्रो में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ओके, तो हम पीछे बात कर रहे थे आपके कि दोनों को अंतर देख रहे हैं, दोनों में क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस किसमें देखेंगे? तो माइक्रो की बात कर रहा था और मैक्रो की बात कर रहा था। तो घबराइए मत, ये अभी 9th क्लास का पालमपुर की कहानी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बाकी है। ये तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो कि आपको 9th में अगर पढ़ लोगे तो 10th में भी जरूरत की चीजें हैं, 9th में, 10th में और 11th में भी पढ़ना है आपको। इसलिए मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। 9th के पालमपुर की कहानी स्टार्ट नहीं हुआ है और बहुत दिलचस्प होने वाला है स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, बस मजा आ जाएगा एक बार। बस आप थोड़ी देर इसको कर लेते हैं, उसके बाद में मैं पालमपुर की कहानी पे चलता हूँ मैं। ओके, तो दोनों में हम बात कर रहे थे। तो पहले क्या है? माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो के जो पिता थे वो क्या थे हमारे पास? रेनल्ड फ्रीज थे। उन्होंने छोटे स्तर पे बात करते हैं। जो माइक्रो होता है एक पार्टिकुलर, जैसे हम अपनी बात करेंगे तो माइक्रो के इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे, तो माइक्रो के अंदर बात करेंगे। वही अगर देश की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, तो हमारा मैक्रो के अंदर आ जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी अपोजिट है, उल्टा है दोनों।
उसके बाद क्या है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत ही छोटा। जैसे कि एक चौक का सपोज करो कि एक हमने लिया, एक चौक है हमारे पास, क्या है, चौक में बहुत सारे चौक हैं इसमें, और बहुत सारे चौक है। तो जब एग्जाम्पल बता रहा हूं ऐसा कुछ समझ मत लेना, इस चौक के अंदर सारे चौक की बात करेंगे तो एक माइक्रो के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर एक चौक यानी इस चौक से इसकी हम बात कर रहे हैं तो हम किसके अंदर बात करेंगे, माइक्रो के अंदर बात करेंगे, मैक्रो के अंदर बात नहीं करेंगे। तो बहुत ही छोटे स्तर की बात करते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइक्रो के अंदर बात करेंगे। इसे प्रति व्यक्ति की आय, मांग एवं आपूर्ति, यानी हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। मांग एवं आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। राजस्व एक सिंगल व्यक्ति की, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, हमारी जरूरत क्या है, हम इसको कैसे उपयोगिता में ला सकते हैं। एक सिंगल व्यक्ति की उपयोगिता की बात करें तो हम किसके अंदर बात करेंगे, माइक्रो के अंदर बात करेंगे। मांग सिद्धांत, डिमांड थ्योरी अगर पढ़ेंगे, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो किसके, माइक्रो के अंदर आएगा। वही इसका उल्टा हो जाता है समय मैक्रो। पिता, इसके जो पिता है वो जॉन कीन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं, छोटे स्तर की बात नहीं करेंगे, बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं। इसमें छोटे लेवल की हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, यह बेसिक का उल्टा होता है, यानी पहले ही बताया था हमने कि अपोजिट होता है, उसके बिल्कुल विपरीत होगा आपका, उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या इसमें क्या पढ़ा जाता है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, देश के बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े लेवल की बात करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और जो योजना होगा, प्लानिंग होगा, वो भी नेशनल लेवल का होगा। टैक्स की बात करते हैं, वो भी नेशनल लेवल का ही होगा। बजट की अगर बात करेंगे तो वो भी बजट जो होगा नेशनल लेवल का होगा। उसके बाद में बैंकिंग की बात करेंगे तो भी नेशनल लेवल का ही होगा। ये सारा का सारा इसमें बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 9 का पालमपुर की स्टोरी। ओके, तो अब हमारा इंतजार आगे खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे क्लास 9 पालमपुर की कहानी, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। अब तक हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम बात करते हैं कि इस बुक में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है क्या है। तो देखो, सबसे पहले पालमपुर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ये काल्पनिक सोचा हुआ स्टोरी है, एक जगह है, सोचा हुआ जगह है जहां पे प्रोडक्शंस के, इस चैप्टर में हमें प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो प्रोडक्शन में पहले ही बताया था हमने, मार्कर चौक का एग्जांपल दिया था आपको मैंने टेस्टर का, कि प्रोडक्शंस करना है तो क्या क्या प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत है। इसमें क्या है, खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है हमें, तो खेती करने के लिए क्या जरूरत है। एक गांव है, वहां पे कैसे सारे लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं, कितने छोटे कास्ट के लोग हैं, कितने बड़े कास्ट के लोग हैं, कितने उच्च कास्ट के लोग हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो चलो चैप्टर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें कि पालमपुर एक जगह है जो कि एक सोचा हुआ जगह है, ढूंढने मत चले जाना, फिर से बता रहा हूं मैं। पालमपुर के आसपास के गांव कस्बों से जुड़ा हुआ है, यानी कि पालमपुर है उसके आसपास के गांव छोटे छोटे कस्बे होते हैं, कस्बों से जुड़ा हुआ है पालमपुर का गांव, यानी कि पड़ोस में भी कोई जगह छोटे छोटे जगहों से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट ये है जो कि पालमपुर के पूरे गांव में अलग अलग जाति के लगभग, ध्यान दीजिएगा, 450 परिवार रहते हैं। यानी कि पालमपुर एक गांव है जहां पे अलग अलग कास्ट के लोग, एसटी, ओबीसी, जनरल मिला करके, उच्च कास्ट और निम्न कास्ट के लोग मिला करके, जाति के लोग मिला करके 450 परिवार यानी फैमिली रहते हैं गांव के अंदर में। ऐसा गांव है जहां पे 450 फैमिली रहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, गांव में ज्यादातर जमीन के मालिक उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। गांव में ज्यादातर जमीन के मालिक 80 परिवार जो है उच्च जाति के हैं और जो रहते हैं, यानी हर एक गांव में होता है जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं उनके पास ज्यादा जमीन होता है निम्न कास्ट के अपेक्षा। निम्न कास्ट पे होता है, ऐसी कोई बात नहीं, आजकल तो सबके पास जमीन है, लेकिन निम्न कास्ट के पास होता है, लेकिन उच्च कास्ट के पास ज्यादा होता है। तो 80 ऐसे परिवार हैं, 80 फैमिली ऐसे हैं जिसके पास ज्यादातर जमीन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अब सिंपल सी बात है, आप जहाँ रहते हो, जहाँ मैं रहता हूँ, जिसके पास पैसे है, पत्थर लगा के घर बना रखा है, टाइल लगा के घर बना रखा है, मंजिल
मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, फ्लोर बाय फ्लोर बना हुआ है। लेकिन वही कुछ गरीब है जो कि ऐसे ही रहते हैं, एक फ्लोर बना हुआ है, कोई तो ईंट डाल के रखता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो उच्च जाति के लोग थे, जो 80 फैमिली की बात करते हैं, 80 फैमिली, उनका घर ईंट और सीमेंट से बना हुआ था, यानी कि उस समय बहुत अच्छा यही माना जाता था, तो ईंट और सीमेंट से बना हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दलित मतलब निम्न छोटे कास्ट, एससी की बात करते हैं, एसटी जो होता है, एसटी दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या के 1/3 हिस्सा था, यानी दलित परिवार कितने थे, 1/3 थे। सपोज करो कि अगर 104, 450 और 150 हो गया तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 1/3 हिस्सा था, यानी कि सपोज करो कि 3 है, 1/3, तो 3 में से 1/3 मतलब 1 जो था वो क्या था, दलित का था, यानी कि ऐसा कुछ था वहां पे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि उच्च जाति के मकान, दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा था। जनसंख्या जितने भी जनसंख्या थे उसका 1/3 हिस्सा किसका था, दलित का था। उसके बाद में इनके गांव के एक कोने में छोटे छोटे घर होते हैं। जो गांव होता है तो जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो दलित होते हैं, उनकी ना एक कोने में घर होता है। वहां पे एक कोने में घर था, जो कि घर कैसा था इनका, यही बता रहा हूं मैं, घर कैसा था, तो जो कि फूस और मिट्टी के बने थे। यहाँ पे क्या थे, फूस और मिट्टी के बने थे दलित परिवार की। अब आगे पॉइंट, और एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आगे वाले पॉइंट पे तो हम पहले बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगाते थे। अब 3 अलग अलग फसलें उगाते थे एक ही साल के अंदर में, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी। अब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, इसका मतलब तो ये नहीं कि नलके से पानी निकाल के डालते होंगे। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी क्योंकि ज्यादातर घरों में बिजली है, वहां पे ज्यादातर घरों में क्या है, बिजली है। पालमपुर में 450 परिवार, यानी कि पहले ही बताया था 450 फैमिली है वहां पे, जिसमें से लगभग 1/3 मतलब कि 150 के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यानी क्या है कि 450 फैमिली हैं, जिसमें से 150 फैमिली के पास भूमि नहीं है खेती करने के लिए। उसके बाद में क्या है कि भूमि नहीं है, परिवारों में से 240 परिवार जिसके पास भूमि है, यानी कि 240 के पास, यानी कि 450 में से 240 के पास भूमि यानी लैंड है, जमीन है, लेकिन 150 के पास नहीं है। आखिर में वो लोग क्या करते हैं, जिसके पास, क्वेश्चन दिमाग में आपके भी आ रहा होगा कि चलो खेती वाला तो खेती कर लिया, जिसके पास खेती नहीं है वो क्या करेगा, तो वहां पे वह क्या करेगा, तो जो करेगा वो गैर कृषि क्रिया करेगी, यानी कि गैर कृषि क्रिया करेंगे जिसके पास खेती नहीं है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि गैर कृषि क्रियाएं क्या होती है। ओके, तो हम हमारे बात कर रहे थे कि 450 फैमिली में से 150 फैमिली जिनके पास है ही नहीं, मतलब जी घर जमीन है ही नहीं खेती करने के लिए, वो क्या करते हैं, तो अब मैं अभी से बात कर रहे हैं कि वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। कृषि के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, बस चला लेना, ट्रक चला लेना, खेती करो, दुकानदारी कर लेना, बहुत सारी चीजें होती है, चर्चा करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास या मेरे पास अगर खेत नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे काम है ना जो कि बगैर खेती के भी जिंदा रह सकते हैं, वही करते होंगे ये लोग। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो खेती उत्पाद के अलावा अन्य कोई उत्पाद गतिविधि गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। सबसे पहले गैर कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है, खेती उत्पाद के अलावा, यानी कि खेतों में से कुछ उत्पाद, यानी कि उत्पाद करने के अलावा भी अगर कोई काम करते हैं तो हमारा क्या करता है, गतिविधि, जो एक्टिविटी हमारे कृषि क्रिया कहलाते हैं। जैसे लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा चला सकते हैं, कोई छोटा बिजनेस कर सकते हैं, दुकान, बहुत सारे काम है जो कि खेती के अलावा भी है, वो हमारा क्या होता है, गैर कृषि क्रियाएं होते हैं। उत्पाद के लिए जैसे कि भूमि की जरूरत है, भूमि की जरूरत क्यों है, क्योंकि वहां से जल मिलेगा, वन मिलेगा, खनिज मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज है सारा का सारा वहीं से मिलेगा। जमीन की तो बैठ गई सारा का सारा। उसके बाद में क्या है, श्रम मतलब मजदूर जो उस खेत में काम करेंगे,
यानी क्या करेंगे, उस खेत में काम करने के लिए। तो जो लोग काम करेंगे उसके लिए मजदूरी की तो जरूरत होगी। जो 450 फैमिली में से जो 150 तो फैमिली के पास तो खेती नहीं है, और जिसके पास खेत है उसके पास तो काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो मजदूर की बात करते हैं। अस्थायी पूंजी क्या होता है, तो अस्थायी पूंजी किसी का औजार हो गया, जैसे कोई औजार हो गया, मशीन हो गया, किसान के हल से लेकर के कंप्यूटर हो गया, भवन हो गया, बहुत सारे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, जितने भी जरूरत की आवश्यकता की चीजें हैं जो कि एक बार खरीदने के बाद बार बार यूज होते रहता है, वो हमारा क्या होता है, अस्थायी पूंजी होता है। कार्यशील पूंजी क्या होता है, अब खेती कर रहे हैं चाहे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अलावा, स्किल्स के अलावा आपके पास कैश भी चाहिए, तो नगद पैसे होते हैं। उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और पूंजी के संयोजित। अब इसके बाद में कार्यशील पूंजी क्या होता है, ये सारे के सारे को मिला दोगे ना, सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, संयोजन कर दोगे, संगठित कर दोगे एक साथ, तो हमारा कार्यशील पूंजी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी मतलब क्या होता है, काम करना, यानी कि काम क्या, ये सब होता क्या है, ये सारी एक्टिविटी क्या होती है, तो बात कर रहे हैं कि नगद पैसे, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। और ये सारे के सारे उत्पादन के कारक, और उत्पादन करना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज प्रोडक्शन करना है, खेती की बात करते हैं तो पैसे भी चाहिए, नगद, भूमि भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, अस्थायी पूंजी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, बहुत सारी चीजें। इन सबको मिला दोगे तो हमारे पास क्या होता है, घटक यानी कारक बन जाता है उत्पादन के। ओके, अब आगे बात करते हैं। ओके, हम बात करें फसल के प्रकार के बारे में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आप पढ़ोगे, मन लगा करके देखते रहिएगा, और बहुत सारी मोटी बुक होती है, उसमें कुछ ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में, इस लेक्चर के अंदर मैंने उस टॉपिक को कवर किया है जिस टॉपिक को ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। तो बहुत सारे टॉपिक छूटा भी हुआ होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि मैं बुक के अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अनुसार पढ़ा रहा हूं आपको। तो इसमें क्या है कि अब देखिए, आपको खरीफ फसल, बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। पहले बच्चों ने पता है कि इतने से इतने मंथ में होता है, ये होता है, लाना फलाना ठिकाना, बहुत सारे कुछ, उतना डीपली नहीं चल रहे हैं कि लेक्चर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इतना शॉर्ट में बता रहे हैं। खरीफ फसल जो होता है, बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। वही रबी फसल में क्या होता है, रबी फसल में सर्दी के मौसम में किसान गेहूं उगाते हैं, और उस सर्दी के मौसम में किसान क्या करते हैं, रबी फसल में गेहूं उगाते हैं, और गेहूं को उगा करके उसे मंडी में बेचते हैं। क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में किसान गेहूं उगाता है और उसे मंडी में बेचते हैं। उसके बाद में आता है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध प्रणाली कहते हैं। यानी एक ही जमीन के अंदर पे साल में एक से ज्यादा अगर फसल पैदा कर रहे हैं, यानी उत्पाद कर रहे हैं, तो हमारा बहुविध प्रणाली कहलाता है। अब हमारे पास लास्ट वन टॉपिक इज हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या था, तो 1960 के दशक के लास्ट में, यानी 1900 दशक के हरित क्रांति, 1960 के दशक में हरित क्रांति ने किसानों को एक बीजों के द्वारा खेती करने के तरीके सिखाए। यानी कि 1960 के अंत में, दशक के अंत में, बीजों किसानों के द्वारा HYV हाइब्रिड होता है, HYV के द्वारा एक बीज है जो उच्चतम क्वालिटी का होता है, उसके द्वारा किसानों को खेती करने का तरीका सिखाया गया। अब तरीका सिखाया गया तो फायदा क्या हुआ कि पहले के बीज के अनुसार, जो पहले के बीज परंपरागत तरीके से जो यूज करते थे, उसके अनुसार जो था 1300 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर होता था, 1300 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर होता था। लेकिन HIB अगर बीज यूज किया गया और उसके द्वारा हरित क्रांति के लास्ट के दशक में सिखाया गया किसानों को, तो फायदा क्या हुआ, बहुत अच्छा फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि HYV के अनुसार 3200 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर बढ़ गया। यानी पहले कितना था, 1300 था, और वहीं क्या हो गया, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। तो ये टॉपिक्स थे जो कि ऑल ओवर टॉपिक हमने कवर किया है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप बुक से पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका
उसको समझा दूंगा, क्योंकि इस मेन टॉपिक हमने कवर किया इसमें। क्योंकि अगर ज्यादा बनाते हैं पूरा एनसीईआरटी बुक एक एक चीज बताते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लेंथी वीडियो हो जाता। और बहुत सारी बात है ये कि आपको वीडियो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा कुछ है। धन्यवाद।